हेलो फ्रेंड। तो इससे पिछले वीडियो में हमने रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसके बारे में पहले कुछ डेफिनीशन वगैरह लिख देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या लिखा है कि द रीजन इन विच इफ अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब हुआ या तो वो अट्रैक्टिव या वो रिपल्सिव दोनों तरह का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल्सो एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। प्रत्येक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। जैसे देखिए, पहली बात ये बोल रहा है कि जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये क्या करेगा अगर इसके सराउंडिंग में, इसके अगर आसपास अगर हमको ये टेस्ट चार्ज स्मॉल अमाउंट, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज अगर हम ये लाते हैं तो ये इस पे क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है। ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इस पे लगता है। अगर ये चार्ज क्या है, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज होते हैं, वेरी स्मॉल चार्ज। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, इसका कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। डू नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है। इसकी अमाउंट बहुत ही छोटी, वेरी स्मॉल चार्ज होता है ये। जब इसको हम किसी चार्ज के या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अगर पास में लाते हैं तो ये क्या होता है, इस पर एक फोर्स जो है लगता है। अगर पॉजिटिव अगर ये चार्ज है तो इस पर क्या लगेगा, इस चार्ज पे, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये टेस्ट चार्ज होता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज होता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे ही हम इसके पास लाएंगे तो इस पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वही अगर यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज अगर लाते हैं तो अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज अगर लाएंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पर कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है ना क्या होता है, एक्सपीरियंस करता है। चार्ज जो है ना वो एक्सपीरियंस करता है किसको, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को। तो अगर हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अट्रैक्टिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्रिएट करेगा। ये चार्ज हम इस सराउंडिंग की किसी भी साइड से अगर लाते हैं तो ये हर साइड से क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम यहाँ पे भी लाते हैं तो इस साइड पे, तो इससे ये पता चलता है कि इसके चारों ओर जो है ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक रीजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से इस पर चार्ज पर क्या होता है, फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है। और ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो क्या होता है, कम होते जाता है। क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, खत्म वाले, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बट ये खत्म कभी भी नहीं होगा। अगर इस अनुसार देखें तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये जो है जैसे जैसे डिस्टेंस इस चार्ज से दूर होते जाएंगे ये डिक्रीज करते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके चारों ओर एक कैसा है, फील्ड क्रिएट हो रहा है। इस रीजन में एक चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से कोई भी टेस्ट चार्ज लाते हैं तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है। ठीक है, इस तरह से। अब एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे हमने बताया कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, जनरेट करता है। तो अगर हम इस चार्ज से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। यानी कि ये जो चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रभाव कितनी है, वो ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसके बारे में हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई चार्ज एक है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट अ पॉइंट पर का, किसी भी पॉइंट पर, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेज एट दैट पॉइंट। मतलब कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है या फिर कुछ इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू, ठीक है। अगर इसके द्वारा जो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखने पर जितना इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन। यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पे अगर फोर्स लग रहा है तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो है ना फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसका जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट वो क्या होगा, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के द्वारा जानते हैं कितना होता है। पहले आप इतने को नोट कर ले, ठीक है, इसको हम इरेज करके फिर बताते हैं पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, एक हम पॉइंट चार्ज रखे हैं, ठीक है, इसके द्वारा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर निकालना है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हम मान लेते हैं कि ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, आर है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक पहले टेस्ट चार्ज रखेंगे, और इस टेस्ट चार्ज पर हम इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा जो ये सोर्स चार्ज है इसको हम बोल सकते हैं क्या, सोर्स चार्ज। इसके द्वारा इस पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे क्यू नॉट पर लगेगा वो कितना लगेगा, के क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ का पी पर का, क्योंकि हम पी पर का ही, हमने जो फोर्स निकाला है पी पर का निकाला है, पी पॉइंट पर का, तो फोर्स एट पी पॉइंट पर बट्टा टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर बट्टा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये के क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, के क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी कि इस क्यू नॉट का जो है कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के में, जो है ना, जो टेस्ट चार्ज है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पर का वो हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, जहां पे क्यू क्या है, एक सोर्स चार्ज है। देखिए इसमें एक चीज और है कि अगर इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ अगर देखते हैं, ये आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। क्योंकि ये आर के साथ कैसा है, इनवर्सली रिलेटेड है, और ये आर स्क्वायर है, तो कुछ हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ आएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आर के साथ स्क्वायर ऑफ इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड, यानी कि किसी भी चार्ज के खुद के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जैसे अगर खुद के लोकेशन की बात अगर हो रही है तो मतलब ये है कि कोई ये चार्ज है, अगर ये कोई चार्ज है क्यू नॉट, क्यू है, ये कोई चार्ज है क्यू, तो इसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या है, जीरो हो जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हैं। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो के क्यू बटा आर स्क्वायर था, तो आर की वैल्यू जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो इसको हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं, इसको जो है हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं। आर की वैल्यू जीरो रखेंगे ना तो फिजिक्स में ये अनडिफाइंड टर्म होगा, क्या हो जाएगा, आर की टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड, तो इसके खुद के पॉइंट पर जो है ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। पहले आप इसने को नोट कर ले। देखिए वेक्टर फॉर्म, ये हमारा क्या था, चार्ज क्यू था, इस पॉइंट पर हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर था, तो कितना आया था, के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो ये इसके क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये जो है मैग्नीट्यूड है। अगर किसी भी वेक्टर में अगर कोई वेक्टर है तो उसमें दो चीज होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो है, अगर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जो यूनिट वेक्टर है अगर वो ले ले तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, एन कैप मान लेते हैं ये एक यूनिट वेक्टर है, या एन कैप की जगह से हम अच्छा ले लेते हैं क्योंकि इधर आर है तो आर कैप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर कोई भी ले सकते हैं, आपको पता ही होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप ले सकते हैं, बी कैप ले सकते हैं, सी कैप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आर कैप ले लिए, तो आर कैप हमने ले लिए, तो ये जो आर कैप की जो वैल्यू होती है, आर कैप की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, वेक्टर आर बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड है के क्यू बटा आर स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो हमने क्या माना है, आर कैप माना है, तो आर कैप हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आर की वैल्यू अगर यहां से रख देते हैं तो हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर वेक्टर आर बटा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड आर को, इसको हम आर कैप को हम आर वेक्टर बटा आर, क्योंकि ये भी क्या डिनोट करता है, अगर हम ऊपर से एरो हटा देते हैं तो ये भी मैग्नीट्यूड को ही डिनोट करता है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू वेक्टर आर बटा आर क्यूब, तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये इतनी बात आप नोट कर ले। हाँ, एक बात और है इसमें कि जब हम वेक्टर फॉर्म में इसको हम रखेंगे तो यहाँ पे चार्ज का जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ ही रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे एक स्टार लगा के बात लिख लीजिए कि इन वेक्टर फॉर्म चार्ज कैन पुट विथ साइन, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम रखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हम चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्ज के द्वारा। पहले आप इसको नोट कर ले।
देखिए अब हमको जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेज। अगर एन चार्ज का सिस्टम्स है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 3 चार्ज लेते हैं, एन की वैल्यू 3 ही लेते हैं। अगर ज़्यादा लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, बस समझाना है। उसी को हम उसी तरह से सारे को जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ये Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है, एक हम और ले लेते हैं Q4। अगर हमको इस पॉइंट पर अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हम Q1 के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस लाइन के एलोंग आएगा। देखिए इस तरह से इस लाइन के एलोंग इधर की तरफ आएगा, किसके द्वारा, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसके द्वारा अगर देखते हैं तो इसके द्वारा इस लाइन के क्या आएगा, एलोंग आएगा। इधर की तरफ आएगा E2। उसी तरह अगर हम 3 चार्ज के द्वारा अगर हम निकालते हैं तो वो इधर की तरफ आएगा E3। अगर हम 4 चार्ज के द्वारा निकालते हैं तो इस लाइन के क्या आएगा, एलोंग आएगा E4। और ये सारे क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये सारे जो है हमारा वेक्टर फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर पोजिशन लगाएंगे। सुपर पोजिशन क्या कहता है, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो बाकी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस सारे का हम वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। सुपर पोजिशन यही कहता है कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर नेट, वो क्या होगा, सारे का वेक्टर फॉर्म होगा, E1 का प्लस E2 का प्लस E3 का प्लस E4 का। अगर और भी चार्ज अगर रहता तो सारे का क्या हो जाता, वेक्टर फॉर्म हो जाता। तो यही क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हमने आपको बताया था जब हम फोर्स को हम जोड़ना सिखा रहे थे वेक्टर फॉर्म में। तो आप वहां से उस वीडियो से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। यहाँ पे दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से हम वही दोबारा डिफिनीशन लिखेंगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो आप वहां से जाके देख ले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एन चार्ज के द्वारा। यहाँ पे तो हमने एन का मान 4 ही लिया है, अगर और भी चार्ज होता तो और भी इसी तरह से जुड़ जाता। तो इसको आप पॉज करके नोट कर ले। देखिए ये अब एक हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमको कह रहा है कि फाइंड, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे भी एक चार्ज क्यू रखा है और सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों चार्ज की वजह से कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए अगर हमको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम दोनों चार्ज की वजह से पहले देखेंगे कि कितना कितना हो रहा है। ये हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर हम इस चार्ज की वजह से अगर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट पर रखा है उसकी वजह से अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस लाइन के क्या आएगा, एलोंग आएगा, इधर की तरफ आएगा। अगर हम इसको हम E1 नाम देते हैं, अगर 1 चार्ज है अगर, या फिर हम EA नाम दे देते हैं क्योंकि ए पॉइंट पर का चार्ज है उसके कारण लग रहा है। अगर हमारा ये B पॉइंट था, अगर B पॉइंट चार्ज के कारण लगेगा तो इस लाइन के क्या होगा, एलोंग होगा, तो इधर की तरफ आएगा, EB नाम दे देते हैं इसको। अब हमारा जो नेट होगा, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये भी एंगल कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट से 60 डिग्री होगा। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। उससे पहले हम EA और EB का वैल्यू निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये क्या होगा, KQ बट्टा ये बीच का जो डिस्टेंस है R² की जगह पे A² होगा। उसी तरह हम EB की वैल्यू अगर देखेंगे तो EB की वैल्यू क्या होगा, इसका भी वही होगा, KQ
क्यू बटा ए स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का भी डिस्टेंस ए है और इसके भी बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है। तो अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो हम ई नेट अगर बात करते हैं तो इसको भी अगर हम ई मानेंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो रूट अंडर अगर दो वेक्टर का सम करना होता है तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ई ए और ई बी का वैल्यू रखेंगे तो इसको हम अभी क्या माने हैं, ई माने हैं। तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई कॉस 60, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा कितना, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, और √3e, और e का वैल्यू हमारा कितना है, ये है। तो e का वैल्यू हम यहाँ पे इतना रख देंगे, के क्यू बटा ए स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होता है, और उसके बाद जो है ना ग्राफ जो है इसका, अगर दो डिफरेंट चार्ज लेते हैं, दो अलग अलग चार्ज लेते हैं तो वो उसके बीच में जो है, तो उसके बीच में किस तरह का ग्राफ बनता है, दो अलग अलग चार्ज थोड़ी डिस्टेंस पे रखने पर किस तरह का ग्राफ बनेगा, उसके बारे में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।